नमस्कार दोस्तों। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री हमने कल ही स्टार्ट किया है। और सबसे पहले हमने ये जाना था कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्टोरिकल पीरियड क्या है। इसके संदर्भ में हमने बात किया। तो थोड़ी देर के लिए मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने ये बताया था कि जो प्री हिस्ट्री था, प्यारे दोस्तों, प्री हिस्ट्री का जो एग्जाम्पल था वो था आपका स्टोन एज। और स्टोन एज में दोस्तों जो ह्यूमन था वो अनसिविलाइज था और उस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ था। और इसीलिए हम उस समय के इतिहास को जानने के लिए केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर, यानी कि क्या है आपका निर्भर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही उस समय के इतिहास को जानने के एकमात्र स्रोत बचते हैं। ठीक है, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड में नहीं मिलते हैं। तो अब ये मैंने बताया था प्री हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद था प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का जो आपका जो एग्जाम्पल है प्यारे दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता को माना जाता है। और सिंधु घाटी की सभ्यता अगर देखेंगे तो मानव जो हो गया वो सिविलाइज्ड हो गया और अब उनके पास लिखने की कला भी आ गई है। लिखने की कला जिसको आप स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी कि लिपि आ गई है। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि लिपि तो है, लेकिन हम उस लिपि को जो उन्होंने लिखा उसको हम पढ़ नहीं पाए। तो प्यारे दोस्तों, फिर से हम प्रोटो हिस्ट्री में हम इतिहास के जो स्रोत होते हैं, इतिहास को जानने के स्रोत, फिर से हम निर्भर हो गए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर। ठीक है, यानी कि पुरातात्विक स्रोतों अगर हम बात करें प्रोटो हिस्ट्री की, तो वहां पर लिखित स्रोत अवेलेबल हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की शुरुआत आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, जब से लिखित स्रोत भी मिलने लगे उसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो आपने देखा होगा ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 बीसी से स्टार्ट होता है और 600 बीसी तक चलता है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत वहां से हो जाती है जब हमारे लिखित स्रोत स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेदों की रचना हुई, पुराणों की रचना हुई, उपनिषद लिखे गए, है ना, ये सब सारे के सारे ऋग्वेदिक पीरियड में लिखे गए थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, वास्तविक अर्थों में ऐतिहासिक काल की शुरुआत जो मानी जाती है वो 600 बीसी के आसपास से मानी जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जब से उदय हुआ तब से मानी जाती है, या फिर महाजनपद जो काल था उस टाइम से मानी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो वैदिक पीरियड था वहां पर ऐतिहासिक काल की शुरुआत कह तो सकते हैं, लेकिन वो जो आपका इतिहास मिलता है 600, यानी कि आपका 1500 से लेकर 600 बीसी, यानी कि लगभग 900 साल का जो इतिहास है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं मिलता है। लेकिन आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उदय के साथ वहां से लेकर और आज तक के हमारे पास क्या है, लिखित स्रोत है। तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है वहां से। प्यारे दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, मैंने 2 मिनट में इसको रिवीजन कराया। आज हम जो देखने वाले हैं वो है, आज हम देखने वाले हैं स्रोतों के बारे में। यहां से बहुत ज्यादा यानी कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्लास होगा ये आपके लिए आज का। तो आज हम देखने वाले हैं प्रमुख स्रोत। प्रमुख स्रोत, स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेजर सोर्सेज। मेजर सोर्सेज ये कहां से जाएगा? ये नहीं जाएगा, वहीं से जाएगा। अच्छा, वहीं से लास्ट 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 वहाँ से। नहीं ये वाला। तू तो नहीं जाएगा, बाद में जब करेंगे तब जाएगा। अच्छा पेन नहीं, आओ। ये वाला। हाँ, आप बस ठीक है। नहीं यहाँ पे ये आ रहा है ना, उसको हटाएंगे तो सारा उसको छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है उसी में। फिर से आएगा। वैसे उसे कहीं पे क्लिक ठीक, कीजिए कोई दिक्कत नहीं। हो गया। तो ठीक है भाई, आज हम देखने वाले हैं प्रमुख स्रोत, प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, यानी कि मेजर आपके हिस्टोरिकल सोर्सेज, यानी कि कह सकते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री या फिर सोर्स टू नोइंग हिस्ट्री, इसको हम देखने वाले हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले। तो मैंने प्यारे दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से आपको पीडीएफ बना दिया है। बहुत ही मज़ेदार पीडीएफ है जो कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और शॉर्ट में आप कितनी ये जल्दी से हम इसको कर भी सकते हैं। तो हमने इसका देखेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। तो स्रोत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज।
और दूसरे जो सोर्स होते हैं उनको बोलते हैं आप साहित्यिक स्रोत। इसको आप या फिर इनको लिखित स्रोत भी बोल सकते हैं, लिखित स्रोत। अर्थात इसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो एक तो रिटेन हो गया सोर्सेस, या फिर इसको लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत का मतलब लिटरेरी सोर्सेस, ये बोल सकते हैं। अब इसको भी फर्दर डिवीजन कर सकते हैं आप। लिखित स्रोत जो हैं यानी कि जो लिखे गए हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं उनको कहते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से सोर्सेज आएंगे उसको हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद भारतीय स्रोत यानी कि इंडियन या इंडिजिनस सोर्सेज, इंडियन सोर्सेज, और इस तरफ जो है आपके विदेशी स्रोत यानी फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज। इस प्रकार से हम साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत, अब देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। पुरातात्विक स्रोतों को भी दोस्तों हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। यानी कौन कौन सी चीजें पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती है, कई बार केवल पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। तो एक आता है आपका उत्खनन सामग्री। उत्खनन सामग्री मतलब एग्जीवेटेड मटेरियल्स। एग्जीवेटेड मटेरियल्स जो खुदाई से प्राप्त हुआ है, कोई भी मटेरियल्स हो सकता है जो वो यूज करते थे, कोई भी उनके बर्तन हो सकते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो उस टाइम पे आर्टिकल्स यूज किए जाते, जो वस्तुएं यूज की जाती थी, एग्जीवेटेड मटेरियल्स हो सकता है। उसके बाद कॉइन्स हो सकता है, दूसरा कॉइन्स मतलब सिक्के हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है भवन एवं स्मारक हो सकते हैं। भवन मतलब बिल्डिंग्स, ठीक है, और मोन्यूमेंट्स। दोस्तों भवन कोई एक मकान जैसे मान लीजिए कोई हो सकता है भवन, लेकिन मोन्यूमेंट्स क्या होता है जिसका ऐतिहासिक महत्व होता है। जैसे मान लीजिए ताजमहल हो गया, ठीक है, तो वो एक मोन्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, लाल किला हो गया, तो मोन्यूमेंट्स वगैरह ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। और क्या है, इंस्क्रिप्शन। अगला क्या है, इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपका आता है अभिलेख। अभिलेख के बाद दोस्तों कलाकृतियां आती हैं जिसको हम बोलते हैं आर्ट वर्क, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम 5 चीजों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बता दिया है, और एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम यहां पर केवल और केवल काम की चीजें देखेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए पहला देखेंगे उत्खनन सामग्रियां, अर्थात एग्जीवेटेड मटेरियल्स, ठीक है। एग्जीवेटेड मटेरियल्स की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1901 में भारत में ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई प्रारंभ हुई। ये पहला तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत में जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी जो खुदाई, ठीक है, एग्जीबिशन जो प्राप्त यानी कि स्टार्ट हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, इन द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल। कब हुआ है, तो 1901 अर्थात 1901 में स्टार्ट हुआ। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। मृत भांडों के आधार पर भारत में सभ्यताओं के विकास का क्रम की जानकारी। तो प्यारे दोस्तों जो मृत भांडों का यूज करते थे, मृत भांड, और ठीक है, पहले तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये इनके बर्तन वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह हुआ करते थे, जैसे ये इस प्रकार से हुआ करते थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बने हुए होते थे, ठीक है। इस पर कई प्रकार के जो है आर्ट वर्क भी किया जाता था, जैसे कुछ जियोमेट्रिक आपके डिजाइनिंग बने होते थे इस पर, तो इनको मृदभांड बोलते थे। तो दोस्तों मृदभांडों के आधार पर क्या है, आप देख सकते हैं भारत में सभ्यता के जो सभ्यताएं हुई, ठीक है, उनका विकास क्रम को देखा जा सकता है। तो इसको भी देख लीजिए,
ठीक है। तो मृद भांड भी क्या होता है आपका उत्खनन सामग्री है, मैंने बताया था ये बर्तन वगैरह होते थे, इनको यूज करते थे, जो भी चीजें थी, ठीक है। तो मृद भांड के आधार पर देख लेते हैं पहले। मृद भांड के आधार पर विकास क्रम को देखते हैं। चलिए, यहां पर देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं मृद भांड के आधार पर सभ्यताओं का विकास क्रम। भारत में जो सभ्यताओं का विकास हुआ, पहले किस प्रकार के मृद भांड का यूज करते थे इनिशियल रूप में, फिर उसके बाद का जो मानव आया वो किस प्रकार के मृद भांड का यूज करता था, फिर उसके बाद का जो मानव आया किस प्रकार के मृद भांड का यूज करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इनिशियल रूप में सबसे पहले जो मानव था वो कैसे उसका यूज करता था, गेरुए रंग युक्त मृद भांडों का यूज करता था। इसको बोलते हैं दोस्तों ओपीसी, कई बार पूछा जाता है ओपीसी, ठीक है। तो ओपीसी मतलब ऑर्च, ठीक है, कलर्ड पोर्ट्रेट। क्या है इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ऑर्च कलर्ड पोर्ट्रेट, इसका याद रखना। और ये कब से कब तक की सभ्यता है, कब के 2600 बीसी से लेकर आप देख सकते हैं 1100 बीसी का जो मानव था वो कौन से यूज करता था, गेरुए रंग का, ठीक है, गेरुए रंग युक्त मृद भांडों का यूज करता था। उसके बाद दोस्तों चित्रित धूसर मृद भांडों का यूज करता था, जिसको बोलते हैं पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर, वेयर मतलब होता है मृद भांड। और ये कौन करता था, 1200 से लेकर 600 बीसी का जो कार्यकाल था उसमें इसका यूज किया जाता था। उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, यानी कि एनवी, देख सकते हैं NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इनका यूज किया जाता था 700 से लेकर 300 बीसी, यानी कि महाजनपद काल में कौन से यूज किए जा रहे थे, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जो हिस्टोरिकल पीरियड रहा या फिर महाजनपद काल, जैन धर्म बौद्ध धर्म जो हुआ उस टाइम पर किस प्रकार के मृद भांडों का यूज किया जाता था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, ये वाला पूछा जा सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान कौन से मृद भांडों का यूज किया जा रहा था। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कार्यकाल भी इसमें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2500 बीसी या 2600 बीसी से 1750 बीसी, यानी कि आप देखेंगे 2500 या 2600 बीसी से 1750 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, IVC का कार्यकाल। तो इस टाइम पे कौन से यूज किए जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ये वैदिक पीरियड हो गया, मान लीजिए कि भी कौन सा है, वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। तो क्रोनोलॉजी भी आ सकता है, कई बार क्या होता है कि पहले सबसे पहले कौन से मृद भांडों का यूज किया था, तो कौन सा था, मैंने बताया ओपीसी हो गया, फिर कौन सा है पीजीडब्ल्यू हो गया, और फिर कौन सा हो गया NBPW। ये आपको क्रोनोलॉजी इनका याद रखना है, कई बार क्या हो सकता है क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है, तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला, तो उत्खनन सामग्री के अंतर्गत हमको इतना ही देखना था, इससे ज्यादा हमें नहीं देखना था। जो कि हमारे लिए इंपोर्टेंट था वो मैंने जानकारी आपको बता दी है। उसके बाद है दोस्तों सिक्के, सिक्के के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सिक्के, चलिए आगे देखते हैं। मैंने केवल उन पॉइंट्स को ही मेंशन किया है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों सिक्के की बात करें तो सिक्के मतलब कॉइन्स, दूसरी क्या है आपका पुरातात्विक स्रोत जो होता है वो है आपके सिक्के। तो दोस्तों सिक्के की अगर बात करें, सिक्कों का अध्ययन सबसे पहले पूछता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाता है नोमैटिक्स, ठीक है, मुद्रा शास्त्र, नूमिस्मैटिक्स, ये एम में आप याद रखना, नूमिस्मैटिक्स याद रखना है आपको, मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन नूमिस्मैटिक्स। उसके बाद देखेंगे सबसे प्राचीनतम जो सिक्के होते थे दोस्तों वो बिना लेख के होते थे, यानी कि उन पर कोई भी लेख नहीं होता था। जैसे मान लीजिए ये एक सिक्का है, इस पर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं होती थी, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो जो बिना लेख के वो जो सिक्के होते थे उनको आप कहते थे
आहत सिक्के, ठीक है, पंचमार्क्ड कॉइन, इनको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, पंचमार्क सिक्के बोलते हैं, और इंग्लिश में बोल सकते हैं पंचमार्क कॉइन, ठीक है, पंचमार्क, पंचमार्क्ड, पंचमार्क्ड कॉइन, कॉइन्स। दोस्तों आप ये पंचमार्क कॉइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे, तो प्यारे दोस्तों पंचमार्क्ड कॉइन थे। पंचमार्क्ड कॉइन क्या होते थे, जिन पर कोई राइटिंग्स वगैरह, कोई लेख लिखा हुआ नहीं होते थे, ये विदाउट राइटिंग होते थे, ठीक है। और इनकी खास बात क्या है कि इनका कोई निश्चित शेप नहीं होता था। जैसे आज आप देखोगे तो जो सिक्के होते हैं वो गोल होते हैं, उस टाइम पे इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता था। पंचमार्क कॉइन का क्या होता था, कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो याद रखेंगे इनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों विशेषता लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, धातु से निर्मित है, धातु से बने हुए होते थे, ठीक है। कोई इनका निश्चित आकार नहीं है, मैंने बता दिया अभी, कोई निश्चित आकार नहीं। सिक्कों पर ज्यामितीय चिन्ह बने होते थे, जैसे वर्ग हो गया, है ना, होता है ना, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, इस प्रकार के क्या है आपके ज्यामितीय चिन्ह होते थे। इन सिक्कों पर जानवरों की आकृतियां भी बनी होती थी, ये भी याद रखना है। और इतिहास को जानने में दोस्तों ये विशेष महत्व क्या है प्रदान करते हैं, इतिहास को जानने में विशेष सहायता। यहाँ पर देखें, इतिहास को जानने में इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बिना लिखावट के होते थे दोस्तों। क्या है, ये बिना लिखावट के, क्योंकि इस पर कोई ना ही तो आपका सन मेंशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, सिक्कों का ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्के हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है किसको, इतिहास को जानने में। कैसे, सिक्के उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताते हैं। मान लीजिए कि कोई राजा है जिसने गोल्ड कॉइन जारी किया है। गोल्ड कॉइन जारी कब करेगा, जब राजा संपन्न होगा, ठीक है। तो राजा की संपन्नता भी दिखाती थी, यानी कि सिक्कों, कौन से सिक्के, किस प्रकार के सिक्के जारी किए जा रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जैसे मान लो किसी ने तांबे के सिक्के जारी किए हैं तो इसका मतलब कि राजा की अच्छी स्थिति नहीं है, या सोने या चांदी के सिक्के जारी किए हैं तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, अच्छी है, वहाँ के लोगों की क्या है, आप प्रॉस्पर हैं वो, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं। देखते हैं भी अगला, विदेशी प्रभाव से भारत में लेख वाले सिक्के स्टार्ट किए गए। यानी कि भारत में ओरिजिनली लेख वाले सिक्के नहीं चलाए जाते थे, फिर भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, विदेशी लोग आए, उनके प्रभाव से भारत में, ठीक है, लेख वाले सिक्के जारी किए गए, स्टार्ट किए गए, ठीक है। प्राचीन भारत में चांदी के सिक्के दोस्तों बहुलता से चलाए गए, यानी कि मेजोरिटी जो एंशिएंट इंडिया में अगर हम बात करें तो मेजोरिटी जो कॉइन चलाए गए जिनकी रही, तो वो कह सकते हैं सिल्वर कॉइन सबसे ज्यादा चलाए गए थे, ठीक है। हिंदू यूनानी इतिहास लेखन में दोस्तों सिक्कों का अत्यधिक महत्व है, ये कई बार पूछा जाता है। इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीकों का अगर इतिहास लिखा जाए तो उसमें क्या है, सिक्कों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने, हिंदू यूनानियों ने, आप देखेंगे जो ग्रीक थे, सोने के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है, चांदी के सिक्के भी उन्होंने सबसे पहले भारत में स्टार्ट किया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। जबकि गुप्तोत्तर काल में दोस्तों इनका महत्व ज्यादा नहीं है, गुप्तोत्तर काल में सिक्के जो है बहुत ज्यादा जारी नहीं किए गए थे, तो इसलिए उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सिक्के जो है इतिहास लेखन में, किसके, हिंदू यूनानी इतिहास लेखन में दोस्तों सिक्कों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब दूसरा दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने दो चीजें आपको बता दिया है, किसमें, पुरातात्विक स्रोतों में। आगे देख लेते हैं, आगे आप देख सकते हैं जो तीसरी चीज है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, वो है आपकी भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक अर्थात बिल्डिंग्स एवं मटेरियल्स, बिल्डिंग्स एवं, यहां पर देख सकते हैं बिल्डिंग्स एवं मोन्यूमेंट्स, ठीक है, बिल्डिंग्स एवं मोन्यूमेंट्स। तो दोस्तों भवन एवं स्मारक, ठीक है, बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं इसमें वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर। कोई बिल्डिंग किस, यानी कि जो मिली है किस काल की है, ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत ही हुआ।
इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स के अंतर्गत? तो इसमें कौन सी चीजें आती हैं? पहली बात तो यही पूछा जा सकता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं है शामिल। तो दोस्तों इसमें कौन सी चीजें शामिल है याद रखना है। तो पहला क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं गुफाएं, केव, ठीक है, एंड शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब शैल आश्रय, आश्रय मतलब रहने का निवास, ठीक है। तो ये क्या है, केव्स एंड रॉक शेल्टर, ठीक है। कई यानी कि मानव जो है वहां पर आप देख सकते हैं कि गुफाओं में भी रहता था, ठीक है। और रॉक शेल्टर, रॉक शेल्टर मतलब जो चट्टाने होती हैं वहीं पर काट कर स्थान यानी क्या है, रहने का जगह बना लिया जाता था, तो रॉक शेल्टर बोलते थे उसको, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा कालीन भवन, अर्थात हड़प्पा कालीन आपकी जो बिल्डिंग्स है, जैसे मान लो अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है स्तूपास, स्तूपास, ठीक है, जो आप देखेंगे कि बौद्ध और जैन से संबंधित स्तूपा, जिनमें आपके जो बौद्ध धर्म, जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध है या फिर महावीर स्वामी हैं, तो उनकी जो अस्थियां वगैरह रखी जाती थी बौद्ध, उनको कई बार क्या है स्तूपाज बोलते थे, ठीक है, जो अस्थियां वगैरह रहते थे, ठीक है। स्तूपाज के बाद दोस्तों मंदिर, मंदिर मतलब टेम्पल्स। तो स्तूपा हो गया, टेम्पल्स, इसमें चार चीजें आती हैं, गुफाएं, ठीक है, और शैलाश्रय, उसके बाद आपका हड़प्पा कालीन भवन आ गया, स्तूपा आ गया, और चौथी चीज आ गया मंदिर, टेम्पल। मंदिर में दोस्तों, मंदिर की कई बार क्या है शैली पूछ ली जाती है, कौन सी शैली में मंदिर कहां पर, किस एरिया में, किस शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो तीन शैली भारत में जो है फेमस है, ठीक है, तीन शैली मेनली जानी जाती है मंदिर के लिए। कौन कौन सी शैली है इसको हम देख लेंगे, और कई बार पूछा भी जाता है दोस्तों। तो मंदिर की शैली की अगर बात करें तो प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं मंदिर निर्माण की शैली, तीन शैलियां हैं भारत में मंदिर निर्माण की। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली कौन सी है, नागर स्टाइल, ठीक है, नागर शैली। नागर शैली, जितने भी मंदिर मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, नागर शैली में मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, साउथ इंडिया में जाएंगे, तो वहां पर किस में मिलेंगे, आपका द्रविड़ शैली में मंदिर मिलेंगे। और दोस्तों जो मध्य भारत है उसमें क्या मिलेंगे, जो मंदिर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे बेसर शैली में, बेसर शैली। बेसर शैली दोस्तों एक प्रकार का क्या होता है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कि कुछ विशेषताएं नागर शैली के लिए भी हैं और कुछ विशेषताएं आपके द्रविड़ शैली के लिए भी हैं, इनसे मिलाकर किसका बना है, तो जो कौन सी बनी है, बेसर शैली बनी है। तो आपको ध्यान रखना है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिर मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, नागर शैली में मिलेंगे। साउथ इंडिया में जितने भी आपके मंदिर मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। और आपके जो मध्य भारत है उसमें जो बीच वाला जो आपका जो क्षेत्र रहा, तो उसमें आपका बेसर शैली में टेम्पल्स मिलेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। आगे देख लेते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, यहां पर एक पॉइंट है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा देख लेना है। नोट करके लिखा हुआ है, एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या पॉइंट है, तो दोस्तों यहां पर नोट करके एक बात लिखी हुई है जो कि महत्वपूर्ण है। जावा का प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर टेम्पल, प्यारे दोस्तों ये प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहां महायान संप्रदाय लोकप्रिय बन गया था। बोरोबुदुर टेम्पल ऑफ जावा, जावा कहां पर पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया में पड़ता है जावा। और वहां पर एक बोरोबुदुर टेम्पल है जो कि 9th सेंचुरी एडी में बनाया गया था, और वो इस चीज का प्रूफ है कि वहां पर बौद्ध की एक शाखा जिसको बोलते थे महायान, ठीक है, महायान के लिए ये फेमस हो गया था। तो ये बात आपको याद रखना, कहां पर है जावा, जावा कहां यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखना आपको। खैर मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंतर्गत तीन चीजें बता दी, अभी चौथा पढ़ेंगे अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। अभिलेख देखते हैं दोस्तों। अभिलेख, पहले तो इसका मीनिंग क्या है आपको ये पता होना चाहिए, कई बार मीनिंग भी पता हो, यानी कि पूछ लेता है कि अभिलेख का अर्थ क्या है। अभिलेख क्या बोलते हैं इसको, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो दोस्तों अभी, अभी का मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक है, यानी कि कोई चीज को आप खोद कर जो लिखते हैं, ठीक है, अंदर की ओर लिखावट, है ना।
तो ये देखेंगे मीनिंग क्या है, इसमें मीनिंग लिखा हुआ है ए पीस ऑफ राइटिंग कर्व्ड इनटू द सरफेस, सरफेस के अंदर कर्व्ड करके खोद के जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। ठीक है, पत्थर के अंदर जो आपको खोद कर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अभिलेख। पत्थर या किसी भी चीज पर खोद कर अंदर की ओर, ठीक है, तो क्या होता है, अंदर की ओर लिखना या लिखावट, अभिलेख। देख सकते हैं क्या है मीनिंग, पीस, ए पीस ऑफ राइटिंग कर्व्ड इनटू द सरफेस, एक सरफेस है, ठीक है, प्लेन एरिया, ठीक है, उस पर आपका कर्व किया गया है। चलिए, अभिलेख। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं पुरालेखा शास्त्र। ठीक है, पुरालेखा शास्त्र क्या बोलते हैं हिंदी में, पुरालेखा शास्त्र, अर्थात आप बोल सकते हैं इसको इपिग्राफी। ठीक है, ये क्या हो गया, इपिग्राफी, एपिग्राफी या एपिग्राफी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पुरालेखा शास्त्र। आप देखेंगे दोस्तों, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी अभी तक हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि ये लिखे गए थे और बाकायदा अभी हमारे पास ये अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। ठीक है, राजा द्वारा लिखे जाते थे, तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण है। अब पूछा जाए सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो दोस्तों देखो, सबसे प्राचीनतम में अगर हम बात करें, एक तो हो जाएगा विदेशी कोई, ठीक है, विदेशी अभिलेख जो यहाँ पर मिला है, और एक हो जाएगा जो भारतीय प्राचीनतम अभिलेख किसके हैं और कौन सा है। ठीक है, ये दो बातें होंगी। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो है दोस्तों वो है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व का है, और ये एशिया माइनर अर्थात दोस्तों मध्य एशिया, जो मध्य एशिया आज आप तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो एरिया देख रहे हो मध्य एशिया का एरिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, तो दोस्तों सेंट्रल एशिया यानी कि एशिया माइनर कहा जाता था उसको, तो वहां पर पाया गया था कौन सा, तो ये है बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखना कब का है, 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में भी प्राचीनतम अभिलेख। अब भारत के संदर्भ में आ गया, भारत में प्राचीनतम अभिलेख जो थे वो अशोक के मिले हैं, सम्राट अशोक के, जो कि मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, और कब के थे वो, लगभग 300 बीसी के मिले हैं। ठीक है, 300 बीसी, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण बात है। प्राचीनतम पूछा जाता है कि भाई इस दुनिया में सबसे प्राचीनतम जो है ये क्या नाम है, ये अभिलेख कौन सा था प्राचीनतम, लेकिन भारत के संदर्भ में प्राचीनतम पूछे तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में किसके प्राचीनतम थे, तो वो अशोक के प्राचीनतम थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यही बात लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैं बता चुका हूं। चलिए आगे देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख बताया मैंने आपको किसका है, अशोक का अभिलेख, 300 बीसी के आसपास के ये थे। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए बता दिया भारत वाला। उसके बाद है दोस्तों D.R. भंडारकर, ये आपको थोड़ा सा याद रखना महत्वपूर्ण है। केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया था, यानी कि इन्होंने अशोक का इतिहास लिखा, लेकिन किसको यूज करके, केवल और केवल अभिलेखों का प्रयोग करके इतिहास लिखने का सफल प्रयास किसने किया, तो ये याद रखना है D.R. भंडारकर। कई बार इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण आपका पॉइंट हो सकता है। भारत में अभिलेख, प्यारे दोस्तों भारत में अभिलेख देख लेते हैं, कौन कौन से अभिलेख है, अभिलेख और इसके क्या है प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, ये आपका हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं, भारत में अभिलेख, इसको देखते हैं प्यारे दोस्तों। यहां पर देखें भारत में अभिलेख, ठीक है, अभिलेख और इसके यानी कि यहां पर आप थोड़ा प्रकार जो है, यहां पर प्रकार टाइप्स हो सकता है ना, टाइप्स अभिलेखों के प्रकार। तो प्यारे दोस्तों आप देखेंगे अभिलेख पहला जो है क्या होता था, गुहा लेख। ठीक है, गुहा लेख मतलब गुफाओं के अंदर, गुफाओं पर लिखे जाते थे। ठीक है, उसको बोलते थे केव इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, केव गुफाओं पर जो लिखा जाता था उसको बोलते थे केव इंस्क्रिप्शन। उसके बाद है शिलालेख। ठीक है, क्या है, शिलालेख। शिलालेख मतलब दोस्तों, शिला मतलब होता है पत्थर, यानी कि स्टोन पर जो लिखा जाता था, स्टोन इंस्क्रिप्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों स्तंभ लेख होते थे। देखो अब इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो शिला का मतलब है, शिला मतलब कोई भी इतना बड़ा पत्थर हो सकता है, उसका आकार कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का आकार हो सकता है। लेकिन जो पिलर है दोस्तों वो लंबा इस प्रकार का पिलर होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला, ये आपका क्या हो गया, स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये आपका लोह स्तंभ, जैसे आप देखेंगे कि लोहे का कोई पिलर उस पर बना दिया, ठीक है। तो स्तंभ लेख हो सकता है। वो स्तंभ या तो आपका स्तंभ वो पत्थर का भी हो सकता है, वो लोहे का भी हो सकता है, वो तांबे का भी हो सकता है, लेकिन क्या है, कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते थे, कॉलम भी बोल देते थे, या फिर पिलर, पिलर है ना, पिलर भी बोल देते थे, या फिर कॉलम, ये याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अगला जो था, इसको बोलते थे ताम्र लेख, ठीक है। ताम्र लेख, ताम्र का मतलब होता था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर प्लेट, अर्थात तांबे की जो प्लेट होती थी वो किसी भी प्रकार की आकार की हो सकती थी, तांबे पर भी लिखा जाता था, उसको क्या बोलते थे, ताम्र लेख बोलते थे, अर्थात कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। ये आपको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज हम केवल और केवल कौन से देखने वाले हैं, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में ज्यादा मतलब पढ़ने वाले हैं। कल से हम करेंगे स्टार्ट, कौन सा, आपका लिटरेरी सोर्स या फिर रिटन सोर्सेज के बारे में कल से पढ़ेंगे। आज हम केवल पुरातात्विक स्रोतों को देखेंगे। आगे देखते हैं, यहां पर देखेंगे जो अभिलेख होते थे उनकी भाषा या फिर उनकी जो लिपि होती थी, स्क्रिप्ट, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों लिपि जो होती थी, जैसे ब्राह्मी लिपि है, ये एक लिपि है, ठीक है। लिखने की कला को क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है। ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यूनानी हो गया, ग्रीक बोलते थे इसको, ठीक है। अरामाइक हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये प्राकृत और संस्कृत, ये क्या है, ये दोनों भाषाएं हैं, भाषाएं हैं, ये क्या है, भाषाएं। तो भाषा और लिपि जो है, स्क्रिप्ट क्या है, ये आपकी कह सकते हैं अभिलेखों की ये हुआ करती थी। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, कई बार पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखेंगे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, चलिए अशोक के अभिलेखों की बात करें दोस्तों, यानी कि इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। अशोक के अभिलेखों की बात करें दोस्तों, ये आपकी ब्राह्मी लिपि में भी मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे तो आप देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्र होगा, भारत के एरिया में जितने भी अभिलेख मिलेंगे वो किस में मिलेंगे, ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। खरोष्टी लिपि की बात करें दोस्तों, मेनली आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का एरिया हो गया, ठीक है। आप देखेंगे तजाकिस्तान का इलाका हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, यहां तक कि चीन वाला जो इलाका है, यहां पर भी किस में मिलते हैं, खरोष्टी लिपि में। कई बार पूछ लिया जाता है भारत के आसपास का जो इलाका है वहां पर किस लिपि में मिलते हैं, तो आप ध्यान रखना है, यानी कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन में भी, ठीक है। तो किस भाषा में मिलेंगे, तो वो खरोष्टी लिपि में ही आपको मिलते हैं, याद रखना है। अरामाइक की बात करें दोस्तों, अच्छा यहाँ इसका एक खरोष्टी लिपि का एक फेमस वो भी है आपका अभिलेख, तो वो है शाहबाजगढ़ी, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। अरामाइक लिपि की बात करें दोस्तों, एक हकामनी साम्राज्य हुआ करता था, जो कि आज आप देख रहे हो कि पहले ये अफगानिस्तान वाला जो इलाका है, ठीक है। तो यहां पर जो मिलता था वो अरामाइक हो गया। और ग्रीक लिपि में दोस्तों मिलते थे वो ग्रीक में मिलते थे, यानी यूनान में, यूनान, ठीक है, या ग्रीक, ग्रीक। तो ये मैंने आपको बताया कि अशोक के अभिलेख 4 किसमें मिले हैं, स्क्रिप्ट में मिलते थे। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी मतलब मेनली भारत, ठीक है। और जो दूसरा है भारत मेनली बोला मैंने, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मी लिपि केवल भारत में ब्राह्मी लिपि का ही मिलेगा, और भी लिपि हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो होगी वो ब्राह्मी लिपि में लिखा होगा, ठीक है। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि के आपके पाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, ये मतलब आसपास के इलाका हो गया। अरामाइक दोस्तों जो आपका हकमनी साम्राज्य हुआ करता था वहां पर, यानी कि अफगानिस्तान आज का जो है वहां पर मिलते हैं। और ग्रीक जो आपकी लिपि होती थी वो यूनान वाले इलाके में मिलती थी। तो अशोक के अभिलेख यहाँ पर पाए गए, 4 किसमें मिले हैं, लिपियों में मिले हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट ये देखिए, एक कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि कंसेप्ट से पूछ लिया जाता है।
तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है, मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ। आपको ये लिखा हुआ है गुप्त काल, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, गुप्त काल, ठीक है, गुप्ता एज, इसको क्या बोलते हैं, गुप्ता पीरियड, गुप्ता एज। तो प्यारे दोस्तों गुप्त काल से, एक तो हमने बात लिया है गुप्त काल से पूर्व, ठीक है, इसको बोलेंगे अर्ली गुप्ता पीरियड, और इसको बोलेंगे आफ्टर गुप्ता पीरियड। तो प्यारे दोस्तों अर्ली गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल से पहले, जैसे मान लो महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया, वहां पर जितने अधिकांश जो अभिलेख मिले हैं दोस्तों वो प्राकृत भाषा में मिले हैं। ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट बात है कि गुप्त काल से पहले के जो अभिलेख थे वो किसमें थे, प्राकृत भाषा में मिले हैं, ठीक है। एक्चुअली प्राकृत भाषा का जो यूज था प्यारे दोस्तों वो किसने किया था, जो ब्राह्मणोत्तर धर्म थे। ब्राह्मणोत्तर एक तो हो गया ब्राह्मण धर्म जिसको आप सनातन धर्म बोल सकते हो, हिंदू धर्म बोल सकते हो। तो दोस्तों एक्चुअली आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल से पहले यानी कि आपका मौर्य काल वगैरह जो था वहां पर प्राकृत भाषा को ज्यादा संरक्षण दिया जाता था, और ब्राह्मणोत्तर जो धर्म थे यानी कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो थे, उन्होंने प्राकृत भाषा का यूज जो है किया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अधिकांश अभिलेख जो है गुप्तोत्तर यानी कि किससे, गुप्त काल से पहले किसमें मिलेंगे, प्राकृत भाषा में, और इसमें ब्राह्मणेतर धर्म के बारे में ही वर्णन मिलेगा। अर्थात इनमें आप इन अभिलेखों में अगर आप ज्यादा बात करोगे तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस समय पर क्या है, गुप्त काल में आप जाके देखेंगे तो यानी कि आपका मौर्य काल में जाके देखेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण दिया गया था। इसी प्रकार अगर गुप्तोत्तर काल की बात करें, गुप्तों के बाद का जो काल आया, गुप्त में ही क्या हुआ, हिंदुइज्म का जो आज आप देख रहे हो मंदिर निर्माण वगैरह सब कुछ जो हुआ वो वहीं से स्टार्ट होता है, गुप्त काल से। गुप्त काल को कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के उदय का स्वर्ण काल था, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों गुप्त काल के बाद अधिकांश जो अभिलेख मिले वो संस्कृत भाषा में मिले हैं प्यारे दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में किसको दिया गया, ज्यादा बल किस पे दिया, संस्कृत पर बल दिया, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें ब्राह्मण धर्म की प्रधानता मिलती है, ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है, याद रखना है। आगे चल देते हैं, बाकी आगे देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म की प्रधानता मिलेगी। उसके बाद अभिलेखों को थोड़ा और देखते हैं प्यारे दोस्तों, अभिलेखों को, और दूसरा इसका वर्गीकरण देख सकते हैं। अभिलेख प्यारे दोस्तों आप देखेंगे इंस्क्रिप्शन सरकारी हो सकते हैं, सरकारी मतलब कोर्ट द्वारा जारी किए, कोर्ट का मतलब गवर्नमेंट जारी करता था, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए, ठीक है, राज दरबारी है ना, कोर्ट द्वारा जारी, कोर्ट इनको क्या करता था, इशू करता था, इशूड बाय कोर्ट, ठीक है, राज दरबार द्वारा जारी। और दूसरे जो आपके अभिलेख होते थे उसको बोलते थे प्राइवेट मतलब कोई निजी व्यक्ति अलग अपने उससे यानी कि जारी करता था। इन दोनों में क्या अंतर होता था और ये क्यों है जानना जरूरी दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, पहली बात तो ये राज कवियों द्वारा लिखे जाते थे, किसके द्वारा, राज कवियों द्वारा लिखे जाते थे। और जो राजकवि है, या राजकवि का मतलब है कि जो दरबारी कवि होता था, राजा क्या करता था कि दरबार में विद्वानों को रखता था, और विद्वान क्या करते थे, अभिलेख जारी करते थे अभिलेख, जिनको सरकारी अभिलेख बोलते थे। अब ये क्या होता था, भूमि अनुदान दोस्तों, इसके बदले वो भूमि अनुदान लेते थे। भूमि अनुदान का मतलब है ग्रांट में उनको भूमि मिलता था, यानी कि एक इलाका दे दिया राजा ने कि आप इसको बोइए आराम से, यहाँ पर जो है जो भी आपका यहाँ से रेवेन्यू आए यानी कि टैक्स लगाइए, आप कुछ भी करिए, ठीक है, जो भी आपको कमाई होगी वो आपकी होगी, ठीक है। तो भूमि अनुदान के बदले लिखे गए अभिलेखों को आप क्या करते हैं, सरकारी अभिलेख कहते हैं। कौन लिखता था, तो कोर्ट, जो आपके पोइट्स होते थे वो लिखते थे, राजकवि होते थे, ठीक है। अच्छा आप देखेंगे अनुदानों के बदले पहले, ठीक है, लिखित प्रशस्तियां, ठीक है, ये प्रशस्ति भी बोलते थे इनको, अभिलेखों को सरकारी, ठीक है। तो यानी कि ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख एक प्रकार का सरकारी अभिलेख है। एक बात ध्यान से सुनिए आप मेरी बात प्यारे दोस्तों, और जो प्राइवेट होते थे, प्राइवेट अभिलेख,
पहली बात तो वो मंदिर और मूर्तियों देखेंगे, ठीक है, उस पर उत्कीर्ण होते थे। मंदिर पर बाहर लिख दिया कहीं, ठीक है, क्योंकि उनको तो कोई जगह तो दी नहीं है, कहीं भी लिखा जा सकता था। प्राइवेट व्यक्ति कोई लिख रहा है, विद्वान, ठीक है, उसके द्वारा। मंदिर निर्माण तिथि, ठीक है, और वास्तुकला के विषय में क्या करता है, इससे पता चलता है। अगर हम बात करें दोस्तों विश्वसनीयता की, किस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, सरकारी पर उस पे या निजी पर, तो प्यारे दोस्तों सरकारी जो कवि होगा कि जिसने भूमि क्या मिला है, राजा ने उसको भूमि दिया है, तो वो राजा की बुराई नहीं लिख सकता, तो राजा की केवल अच्छी अच्छी चीजों को लिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सरकारी अभिलेख यानी कि कोर्ट द्वारा जारी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, वो कम ट्रस्टेड है, ठीक है, कंपेयर टू आपके प्राइवेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखेंगे, गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन लेस ट्रस्टेड कंपेयर टू प्राइवेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, क्योंकि राज दरबारी जो कवि है वो राजा की बुराई कभी भी नहीं लिख सकता। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सरकारी हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे। अच्छा, यहां पर एक बात मैंने बताया था कि एक दो एग्जाम्पल भी याद रखें सरकारी का। जैसे मान लो प्रशस्ति होती थी, है ना, जो सरकारी अभिलेख उनको क्या बोलते थे, प्रशस्ति बोलते थे। समुद्रगुप्त का प्रयाग, ये लिखा हुआ है प्रयाग, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख याद रखना है। राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कम ट्रस्टेड है, क्योंकि राजा ने क्या क्या है, इनको भूमि दिया है, तो राजा के बारे में बुराई नहीं लिख सकते, ये अधिक विश्वसनीय होते थे। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा और है, ये देखेंगे। यहां पर देखेंगे अशोक का नाम। कई बार ये क्वेश्चन भी प्यारे दोस्तों डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप IMP कर लेना और तुरंत ही इसको रट लेना प्यारे दोस्तों। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है। स्पष्ट क्लियरली अशोक लिखा हुआ है प्यारे दोस्त। तो मेनली दो पूछे जाते हैं, एक है मास्की, एक है गुर्जरा। ये एग्जाम में वैसे दोनों ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, कि गुर्जरा और मास्की में जो है, मास्की जो आपका अभिलेख है, इनमें क्या है, अशोक का नाम क्लियरली अशोक लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों निष्ठुर अभिलेख और उद्गोलम अभिलेख, दोस्तों इसमें भी अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक ही लिखा हुआ है। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से किसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से अशोक नहीं लिखा हुआ, एक कोई और अभिलेख दे देगा, और इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पीटी में बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अदर, ये अशोक का नाम इन चार में केवल अशोक दिया हुआ स्पष्ट, ठीक है, बाकी अशोक के तो हजारों अभिलेख मिले हैं। तो अन्य जो अभिलेख हैं दोस्तों, उनमें देवनामा प्रियदर्शी मिलता है, अर्थात देवताओं का प्रिय, इसको बोलते हैं दोस्तों बिलव्ड ऑफ द गॉड, ठीक है। तो अन्य जितने भी अभिलेख मिले हैं अशोक के, केवल इन चार को छोड़कर, उसमें अशोक का नाम क्या मिला है, देवनामा प्रियदर्शी, अर्थात देवताओं का प्रिय। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे प्रमुख अभिलेख। कई बार दोस्तों कुछ अभिलेख पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। प्रमुख अभिलेख देखेंगे, ये आपके पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो क्लास है ये पीटी फोकस्ड क्लास है प्यारे दोस्तों। तो विदेशियों में देखेंगे पहले तो, यानी कि जो मेजर क्या लिखा हुआ है, ये है मेजर इंस्क्रिप्शंस, मेजर इंस्क्रिप्शंस। तो प्यारे दोस्तों एक तो फॉरेनर हो गया, फॉरेन, ठीक है, फॉरेनर अभिलेख, और एक हो गए इंडियन। पहले तो हम फॉरेनर जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि महत्वपूर्ण है, जिनको हमें याद रखना है, ठीक है। एक तो है बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख दोस्तों वैदिक आर्यों के संबंध में ये जानकारी देता है, वैदिक आर्यों से इनका संबंध यानी कि रिलेशन बिठाया जाता है, ठीक है। और दूसरा है पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून, ठीक है, अभिलेख, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख।
दोस्तों ये ईरानी सम्राट के बारे में है, अभी हम बात करेंगे, देखेंगे, ठीक है। दो है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो भारतीयों में है, भारतीयों में इसमें केवल और केवल आपको दो, विदेशियों में केवल और केवल दो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है बोगजकोई, मैंने बताया आयुर्वेदिक कार्यों के संबंध में बात करता है, और पर्सिपोलिस और बेहिस्तून दोस्तों ईरानी सम्राट, ठीक है, और भारत के संबंध के बारे में, ठीक है, इस पे देखता है। इसको भी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है, ये किससे संबंधित है, थोड़ा यहां पर देख लो, ये वाला जो था पर्सिपोलिस और बेहिस्तून, यहां पर याद रखेंगे, ये देखेंगे ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम, ठीक है, ने सिंधु नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किया था। मैंने बताया ना, ईरानी जो सम्राट है उसका भारत के साथ संबंध, यानी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अटैक किया था। कौन था, तो वो था डेरियस प्रथम, और डेरियस प्रथम ने सिंधु के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार किया था। उसके बारे में ये कौन सा है, पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेख इसकी जानकारी देता है, बाकी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम भारत के जो प्रमुख अभिलेख है दोस्तों उसको देखेंगे, क्योंकि यहां से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है और किसकी जानकारी देता है, अभिलेख का नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये आपको याद रखना है। चलिए भारतीयों में देखते हैं दोस्तों, भारतीयों में हम देख लेते हैं भारतीय अभिलेख। ये देखेंगे भारतीय अभिलेख, तो भारतीयों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों पूछा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है खारवेल राजा, ठीक है, जो यानी कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था आपको याद होगा, तो खारवेल राजा से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, इसको कई बार गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, गिरनार अभिलेख, ठीक है। और ये किसने जारी किया था, ये रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद है दोस्तों नासिक अभिलेख, ठीक है। तो पहला तो देखें खारवेल कहां पर हो गया, उड़ीसा में हो गया, ये भी याद रखना है। गिरनार जूनागढ़ कहां पर हो गया, गुजरात में हो गया। नासिक अभिलेख महाराष्ट्र में हो गया। इसको दोस्तों, इसको जो रचनाकार है वो अलग है और किसके संबंध में जानकारी देता है वो अलग है। तो ये गौतमी देख सकते हैं बालश्री द्वारा, यानी कि इसका क्या था, रचनाकार था ये, ठीक है, गौतमी बालश्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, जानकारी किसके बारे में देता है, ये देता है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में ये जानकारी देता है, नासिक अभिलेख। आगे देखते हैं, नासिक अभिलेख, ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा हाथी गुम्फा, जूनागढ़, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखेंगे यहां पर नासिक देख लिया था हमने, जानकारी गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है एक, ठीक है, स्तंभ मतलब पिलर पर लिखा हुआ, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है दोस्तों, ये कहां पर है, किसके द्वारा जारी किया गया था, ये समुद्रगुप्त, ठीक है, याद रखना समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी इतना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार दोस्तों एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन, ये पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जारी किया गया था, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख दोस्तों स्कंद गुप्त यानी गुप्त वंश का जो शासक था, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है। इसी प्रकार है आपका अगला देख लेते हैं मंदसौर अभिलेख, आगे देख लेते हैं यहां पर, ये है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी देता है। 7 महत्वपूर्ण अभिलेख मैंने बताया आपको अशोक के, जब हम स्पेशल अशोक यानी कि मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहां पर अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो लिमिटेड चीजें जो महत्वपूर्ण है केवल उनको ही डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, और आप देखेंगे अब यहां पर लास्ट बचा है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत। पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको 4 चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और ये क्या है, लास्ट है 5। आज हम केवल पुरातात्विक स्रोत ही देखने वाले हैं। तो लास्ट में आप देखेंगे कि कलाकृतियां, दोस्तों कलाकृतियां में क्या क्या चीजें आती हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, सील्स, मोहरे, ठीक है, कलाकृतियां में आर्ट वर्क बोलते हैं इसको। पुरातात्विक स्रोतों में अगला जो पॉइंट है क्या है, आर्ट वर्क्स, ठीक है, आर्ट वर्क में मोहरे, जो मोहरे जो होती थी,
ठीक है। तो क्या है, ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि व्यापार वगैरह में यूज करते थे। धार्मिक रूप से भी ये इंपोर्टेंट होती थी, कई बार पूजा वगैरह में इसका यूज करते थे। और दोस्तों व्यापारिक दृष्टि से मैंने बताया आपको ये ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता था वो आता था दोस्तों चित्रकला, पेंटिंग आती है आर्ट वर्क में। आर्ट वर्क में तो देखेंगे जैसे भीमबेटका गुफाएं होगी, ठीक है, भीमबेटका की पेंटिंग है, ठीक है। ये कहां पर है दोस्तों भीमबेटका की, तो ये आपका है एमपी में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है अजंता की गुफा पेंटिंग जो है फेमस है, तो ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा है दोस्तों, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं दोस्तों ये कहां पर है, एमपी में। तो ये कई बार इससे केवल और केवल ये जो चित्रकला में जो बता रहा हूँ, चित्रकला में मतलब जो कुछ गुफाएं हैं, केव्स हैं, वो बड़ी फेमस है। तो ये पीटी में आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। जैसे मान लो पहला आ गया भीमबेटका गुफाएं या भीमबेटका पेंटिंग, कहां पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अजंता तो कहां पर है, महाराष्ट्र में। एलोरा कहां पर है, महाराष्ट्र में। बाघ कहां पर है, एमपी में। अच्छा, ये आपको कई बार इनसे पूछ सकता है कि भाई किसके लिए फेमस है, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो अजंता की बात करें तो बौद्ध के लिए फेमस है। एलोरा की बात करें तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये तीनों धर्मों के लिए फेमस था, है ना, बौद्ध, जैन और आपका शैव धर्म के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हो गया। इसके बाद इसमें आता है दोस्तों मूर्ति कला, ठीक है, या मूर्तियां, तीसरी चीजें कलाकृति में मोहरे हो गया, चित्रकला हो गया, और मूर्ति कला अर्थात स्कल्पचर हो गया। इस स्कल्पचर में दोस्तों एक दो बड़ा फेमस है जो एग्जांपल याद रखना है। एक तो हो गई मातृ देवी की मूर्ति, ठीक है, स्कल्पचर ऑफ मातृ देवी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। फिर मातृ, उसके बाद है पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो है मूर्ति कला में आप देखेंगे कि गांधर कला से मूर्ति कला की जो कुछ स्टाइल्स हैं उनको वो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। एक तो है गांधर स्टाइल ऑफ स्कल्पचर और दूसरा है मथुरा स्कल्पचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं, ये देखेंगे। अच्छा, हड़प्पा में दोस्तों कुछ मोहरे होती थी जो टेराकोटा की बनी होती थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हड़प्पा में टेराकोटा की क्या मिलती थी, कुछ मोहरे मिलती थी, ठीक है। टेराकोटा मतलब कच्ची मिट्टी को पकाकर बनाई जाती थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। खैर हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों का महत्व। अब ये हमारा हो गया लास्ट टॉपिक प्यारे दोस्तों, 1 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का महत्व, यानी कि जो हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े हैं, कई बार इसको पूछ लेता है कि इसका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो दोस्तों एक तो कालाक्रम निर्धारण करने में क्या है, सुगमता है, ठीक है, हो जाती है इनसे, यानी कि कोई आप क्या है टाइम पीरियड को निर्धारित कर सकते हैं, इसमें मदद मिल जाएगी, ठीक है। सीमाओं का निर्धारण, यानी कि आपका कोई किस बाउंड्री पर किस कहां पर कौन सा क्या मिला है, अभिलेख मिला है, या किसके जो पुरातात्विक स्रोत मिले, तो वो क्या है बाउंड्री डिसाइड करने में भी मदद करेगा। अज्ञात ऐतिहासिक आयामों का क्या है अन्वेषण संभव हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं, तो उनसे भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं इनके माध्यम से, ठीक है। अधिक विश्वसनीयता, अतिशयोक्ति, पूर्वाग्रह की संभावना का अभाव है, ठीक है, यानी कि आप जो भी कोई अगर पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर हम जो पता कर सकते हैं, तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि, यानी कि थोड़ा रियलिटी के करीब क्या हो सकता है वो। जैसे मान लो कि एक लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत में क्या होगा, किसी राजा के कवि ने लिखा है, तो वो उसकी वास्तविकता को नहीं दिखाएगा, लेकिन कोई पुरातात्विक स्रोत मिला और उसके अभिलेख मिला है, ठीक है, तो उससे संभावना अभिलेख या उसके द्वारा जो भी कोई वस्तु यूज की जाती थी, ठीक है, तो उससे अनुमान वास्तविकता का ज्यादा अनुमान लगाया जा सकता है। तो थोड़ा सा ये रहा दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हमने देखा पुरातात्विक स्रोतों को, पूरे के पूरे कंप्लीटली पुरातात्विक स्रोत देख लिया है, ठीक है। तो कल हम देखने वाले हैं, आपका स्टार्ट करने वाले हैं लिखित स्रोत। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना। यहां पे देखेंगे आप, मैंने आपको बताया था ये पूरा का पूरा 5 चीजें हैं। 1 मिनट, ये पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सारा डिस्कस कर दिया है।
उत्खनन सामग्री, सिक्के, भवन एवं स्मारक, अभिलेख और कलाकृतियां। इस प्रकार हमारे पुरातात्विक स्रोत पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।